मुंबई में 2 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। यूपी एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। पुणे और नागपुर में एटीएस की छापेमारी, लैंड डील के मामले में भी पूछताछ। पुणे में झंगूर सिंडिकेट मामले में पूछताछ। नागपुर के ईदुल इस्लाम को बनाया आरोपी। मुंबई में झंगूर के 2 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी। मुंबई में शहजाद शेख के घर पर ईडी की कार्रवाई। शहजाद शेख के खाते में आए थे 2 करोड़ रुपए। छांगुर बाबा की जांच की आज जो है वो अब मुंबई तक पहुंच चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी पूरे देश भर में 14 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें मुंबई में 2 जगह पर छापेमारी कर रही है। इस समय हम मुंबई के माहिम इलाके में हैं और रिजवी हाइट्स बिल्डिंग में शहजाद शेख नाम का एक बंदा रहता है। उसके घर पर ईडी की टीम आज सुबह 5:30 बजे पहुंची हुई है और अभी भी ईडी की जो टीम है उनके घर पर छापेमारी कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि रिजवी हाइट्स के 5वें माले पर शहजाद शेख अपने पूरे परिवार के साथ रहता है और जो ईडी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि छांगुर बाबा जो धर्मांतरण और पैसों को लेन देन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उसमें अरेस्ट किए गए हैं, उसको लेकर ईडी की जांच की जा रही है और इनका नाम उस ट्रांजेक्शन में आया है। यही वजह है कि ईडी अब शहजाद शेख के घर पर छापेमारी कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी ने लखनऊ और मुंबई में झंगूर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और ईडी के अधिकारियों ने जमालुद्दीन पर 14 ठिकानों जो उससे जुड़े हुए हैं उन पर रेड की। इनमें बलरामपुर के 12 ठिकाने शामिल हैं तो मुंबई के 2 ठिकाने शामिल हैं। अगर बलरामपुर की बात करें तो यहां सुभाष नगर, बाबा ताजुद्दीन, दुस्वा स्टैंड, अशीपिया, मधुपुर, पूर्व प्रधान जुम्मन, मधुपुर, दुर्गेश स्थानों और झंगूर की कोठी पर भी छापेमारी हो रही है। ये रेड अवैध वित्तीय लेन देन के आरोपों के तहत की गई है। ईडी की टीम बलरामपुर के उतरौला, मधुपुर गांव, रेहरा माफी गांव स्थित झांगुर के ठिकानों पर दबिश देने पहुंची और इन ठिकानों से संबंधित कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए। मुंबई में शहजाद शेख के ठिकानों पर छापेमारी हुई जो झंगूर के साथ जुड़ा हुआ है। जलालुद्दीन उस छांगुर की कोठी पर इस समय हम मौजूद हैं। वही कोठी जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, जहां से काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था, वहां पर ईडी पहुंच चुकी है। ईडी के अधिकारी अंदर तमाम दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं। ये वही कोठी है जहां से कहा जा रहा है कि मधुपुर से ही इसी कोठी से पूरे काले साम्राज्य का धर्मांतरण के काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि ईडी के तमाम अधिकारी अंदर मौजूद हैं, बाहर जवान तैनात किए गए हैं। अंदर काले साम्राज्य का जो भी दस्तावेज, जो भी साक्ष्य है वो इसके अंदर छिपा हुआ है। ईडी उसी को तलाश करने के लिए आई है। यही वो जगह है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। बुलडोजर की कार्रवाई में 3 दिन तक कार्रवाई चली और पूरे इस जो अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया था उस हिस्से को, उस कोठी को ध्वस्त किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, इस समय उतरौला में 22 टीमें मौजूद हैं ईडी की और 12 स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। आजमगढ़ के सर सैयद इंटर कॉलेज के उपप्रबंधक गालिब पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है, जहां एक शिक्षिका सीमा मौर्य की सास ने बहू का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है और आरोप के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल में सर सैयद इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है। उनकी शादी 2019 में हुई है, 2019 में, और शादी के पहले शादी जब हुई है तो उसके सीमा मौर्य के हस्बैंड बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं बेरोजगार थे। तो सीमा मौर्य ने ही उनको जो है यहाँ से इलाहाबाद भेजा, जैसा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि इलाहाबाद हम भेज रहे हैं इनको। मैंने कहा ठीक है भेज दो, अच्छी बात है। उन्होंने भेजा। जब वो पढ़ लिख करके जेई पद पे हो गया बंदा, तो फिर उनके मतभेद हो गए। मतलब कि जब पैसा आने लगा उसको, फिर कुछ दिन तक था मामला, फिर अनबन हुई, तो फिर उन लोगों में अनबन चल रही है। उनकी अनबन को लेकर के मुझे टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में धर्मांतरण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला अहरौला थाना क्षेत्र के सर सैयद इंटर कॉलेज का है, जहां के उप प्रबंधक गालिब पर
धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। यह आरोप यहाँ के प्रिंसिपल सीमा मौर्य की सास ने थाने में तहरीर देकर लगाया है। आरोप है कि यहाँ के उप प्रबंधक काली उनकी बहू जो यहाँ की प्रिंसिपल है सीमा मौर्य पर लगातार धर्मांतरण का दबाव बना रहे थे। इतना ही नहीं, उन्हें नमाज पढ़ने पर भी मजबूर किया जा रहा था, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत देकर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए आजमगढ़ जिले की अरोला थाने की पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और प्रबंधक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रकरण में सच क्या होता है और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। देश के स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में यूपी ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें नोएडा शहर को गोल्डन सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। देश भर में सबसे साफ शहरों की लिस्ट में लखनऊ तीसरे नंबर पर है, जिसे सम्मान मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नोएडा लखनऊ को अवार्ड दिया और इस मौके पर मंत्री ए.के. शर्मा मौजूद रहे। आपको बता दें, पिछले साल लखनऊ 44वें नंबर पर था, यानी कि सफाई अभियान में लखनऊ ने सबसे लंबी छलांग लगाई। 41 शहरों को मात देकर वो तीसरे नंबर पर आया। दरअसल केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की एक लिस्ट जारी की है। इसमें यूपी के नोएडा, लखनऊ समेत 5 जिलों के नाम शामिल हैं, जिन्हें अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इस साल 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार दिए गए हैं। सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा को नमन करता हूं। उनकी प्रेरणा से ही स्वच्छ भारत की पूरी अभियान, परंपरा, उसका ख्याल, उसका विचार पूरे देश में जागृत हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में बात कर रहा हूँ, काफ़ी मेहनत हो रही है और पिछले कुछ सालों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आपने आज के स्वच्छता सर्वेक्षण के अवार्ड में भी देखा कि महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों हम लोगों ने 4 अवार्ड प्राप्त किए। उसमें लखनऊ नगर निगम को पूरे देश में, बड़े शहरों में, बड़े नगरों में लखनऊ नगर निगम को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है और देश के स्वच्छतम नगरों में अब उत्तर प्रदेश के नगर आने लगे हैं। उसी प्रकार अगर हम टॉप 10 की बात करें तो हमारे कई नगर टॉप 10 में भी आए हैं। लखनऊ और आगरा जो है वो टॉप 10 में, हमारे पूरे देश में टॉप 10 में आए हैं। टॉप 20 की अगर बात करें तो हमारे 6 नगर उसमें पूरे देश में बड़े नगरों में टॉप 20 में 6 नगर हैं। लखनऊ है, आगरा है, प्रयागराज है, वाराणसी है, इस तरह से अन्य हैं। प्रयागराज के नैनी क्षेत्र के अरैल में प्रदेश के पहले बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ हुआ और पहले ही दिन नगर निगम की ओर से 18 से 20 टन गीला कचरा इस प्लांट तक पहुंचाया गया और प्रोसेसिंग शुरू की गई। इस कचरे में किचन और रेस्टोरेंट वेस्ट शामिल था। इस बायो सीएनजी प्लांट की कुल क्षमता 343 टन प्रतिदिन है। इस प्लांट से हर साल करीब 53 लाख रुपए की आमदनी होगी। परियोजना प्रमुख हिमांशु श्रीवास्तव के मुताबिक आने वाले दिनों में यहां हर दिन 100 टन तक गीला कचरा पहुंचाया जाएगा। प्रयागराज शहर से निकलने वाला सारा गीला कचरा अब सीधे इसी बायो सीएनजी प्लांट में भेजा जाएगा। इस परियोजना का संचालन पीपीपी मॉडल पर एवर एनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कर रही है और कंपनी और नगर निगम के बीच 25 साल का अनुबंध किया गया है। यूपी की पहली सोलर सेल फैक्ट्री यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में लगेगी। फैक्ट्री लगने से तकरीबन 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 8200 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा। SEL इंडस्ट्री लिमिटेड यमुना सिटी में सोलर सेल के अलावा मॉड्यूल के निर्माण के लिए फैक्ट्री लगाएगी। साथ ही सोलर प्लांट के लिए जरूरी कुछ दूसरे उपकरण भी फैक्ट्री में बनाए जाएंगे। 5 गीगावाट सोलर सेल और 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता फैक्ट्री की लगेगी। उत्तर प्रदेश की पहली सोलर फैक्ट्री अब यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में लगाई जाएगी। सेक्टर 8 में ये लगाई जाएगी और आपको बता दें 8200 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है और इसमें 200 एकड़ में इस सोलर फैक्ट्री का प्लांट स्थापित किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि 3000 से ज्यादा लोगों को
डायरेक्ट तौर पर रोजगार भी मिलेगा। लगातार उत्तर प्रदेश के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इसी क्रम में सोलर फैक्ट्री लगाई जाएगी। सोलर फैक्ट्री के जरिए यहाँ पर कुछ ऐसे उपकरण बनाए जाएंगे, सोलर सेल, जिनसे बिजली का उत्पादन भी हो सकेगा। साथ ही सोलर सेल की फैक्ट्री में अन्य उपकरण भी बनाए जाएंगे। ये पहली ऐसी फैक्ट्री होगी। इन्वेस्टमेंट यूपी से सहमति मिलने के बाद लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब अलॉटमेंट की प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। साथ ही आपको बता दें, नोएडा में प्लांट स्थापित होने के बाद यहां से बुंदेलखंड में इसका सेकंड फेज भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए प्रक्रियाओं में शुरुआत कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें 5 गीगावाट की बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही 5 गीगावाट मॉड्यूल फैक्ट्री का भी क्षमता की ये फैक्ट्री होगी और अब इसकी स्थापना के लिए, यानी अब इसको स्थापित कर दिया जाए, इसके लिए अलॉटमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अलॉटमेंट के बाद जल्द ही इसमें निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लव जिहाद को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान पर अयोध्या के संतों ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। संतों ने कहा है कि ये बयान मानसिकता को उजागर करता है। ये गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। अपनी औकात में रहें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें जिससे पूरे भारतवर्ष में क्रांति हो जाए। और उनका क्या वजूद है, उनका क्या धर्म है और उनके पास क्या विवेक है। जो लोग अपनी बहन को नहीं छोड़ते हैं, उनके अंदर इस तरह की कोई भावना है ही नहीं है। रिजवी जो है ये घृणित मानसिकता से ओतप्रोत है और ये अपनी परंपरा को, अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। जिस तरह से ये लोग करते हैं वही इन लोगों के दिमाग में चल रहा है। गलती नहीं हो जाती है, ये सोची समझी रणनीति है हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, उनके फंसा करके इस तरह का कुकृत्य करने का। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय बयान है। वहीं लव जिहाद पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। समझी साजिश नहीं है, बल्कि ये एक लड़की और लड़के का मोहब्बत और प्यार और प्रेम का ही मामला है। अब ये नौजवान लोग हैं, नौजवान लोगों से बहुत सारी गलतियां सरजद हो जाती हैं। उसी ज़िम्न में ये तमाम चीज़ें आएंगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम संस्था है और वो मुनज़्ज़म साजिश या मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत ऐसा कर रही है। एसपी नेता एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया। दूध के धुले नहीं थे मुगल, एसटी हसन ने यह बात की। मुगल काल में भी कई गलतियां हुई, मुगलों ने कई मंदिर तोड़े और कई बनवाए। मुगल काल के अंदर बहुत सी गलतियां भी हुई हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो दूध के धुले हुए थे। बहुत सी जगह उन्होंने लोगों की शिकायतों के ऊपर मंदिरों को भी तोड़ा है। बहुत सी जगह उन्होंने मंदिरों को जमीनें भी दी हैं और मंदिर बनवाए भी हैं। तो ये तो हमारी गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से चलते थे, लेकिन उस समय कोई संविधान नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, बादशाह जो चाहता वो होता। बरेली पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने समाज को बांटने का ही काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है और दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरीके से बोला है वास्तव में बहुत निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी सभ्यता और आस्था, ये समाज सभ्य समाज है और जो आस्था पर टिका है। कांवड़ यात्रा मात्र सामान्य यात्रा नहीं है, ये आध्यात्मिक तपस्या और बड़ी त्याग की यात्रा है। इस यात्रा ये सावन भर चलती है। भगवान शंकर की पूजा की सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है और हमारे यहाँ विशेष तरीके से शास्त्रों में भी कहा गया है, जहाँ जल है वहाँ शिव है और जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है। जब बरसात होती है तो सभी के लिए लाभदायक है। बरसात हिंदू और मुसलमान नहीं देखती है। बरसात नहीं होगी तो फसलें नहीं होंगी, फसलें नहीं होंगी तो अन्न पैदा नहीं होगा, अन्न पैदा नहीं होगा तो जीवन नहीं चलेगा। दिग्विजय सिंह जैसे लोग समाज में को बांटने का जो काम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। और
देश में एक कानून तो हमेशा एक ही है, कानून दो नहीं है।